नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम 22 अप्रैल के करंट अफेयर को लेकर आए हैं और आपको पिछले जाकर देखना है 21 अप्रैल 20 अप्रैल और भी जो भी करंट अफेयर्स की हमने वीडियो अपलोड की हैं उनको ज़रूर देखें। समय नष्ट न करते हुए हम 22 अप्रैल के करंट पर चर्चा करते हैं। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगे, 10 क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट करंट के प्रतिदिन डेली के, तो अगर आपको ये अच्छे लगे तो आप तत्काल इसको क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले 22 अप्रैल के करंट में पहला क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। मैंने आपको कहा था आप एक रफ पेन लीजिए और अपने खुद के नोट्स बनाइए, अपनी फेयर में इसको नोट करते चलिए, ठीक है। तो नोट करिए पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया गया। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 21 अप्रैल को ही राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस क्यों मनाया जाता है। लोक सेवक का अर्थ होता है हमारी अखिल भारतीय स्तर की सेवाएँ, जैसे IPS, IAS, IRS, IFS, ये हमारी सब लोक स्तर की सेवाएं हैं और इनका ही दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। अब क्यों मनाया जाता है इस पर चर्चा हो जाए। चूँकि 21 अप्रैल की घटना है, 21 अप्रैल 1947 को आप याद रखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पहली बार IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IRS ये रिफॉर्मर जो होता है रेवेन्यू से जुड़ा है डिपार्टमेंट, और IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इन सारी जो अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं हैं उनको सम्मानित किया था 21 अप्रैल के दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इसीलिए मनाया जाता है 21 अप्रैल को क्या, राष्ट्रीय लोक सेवक दिवस। याद रखना ये चीज़। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको यहीं पर बताना चाहूँगा कि ये इन लोगों को स्टेम फ्रेम ऑफ इंडिया के नाम से भी इन्होंने संबोधित किया था। स्टेम फ्रॉम ऑफ इंडिया, स्टेम फ्रॉम ऑफ इंडिया के नाम से भी सम्मानित किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन अखिल भारतीय स्तर की सेवाओं का। आप जानते हो कि जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है। 562 रियासतों को बिना रक्तपात किए इन्होंने एक कर दिया था, इसीलिए इनके नाम पर राष्ट्रीय जो आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाने जाते हैं। शायद आपको पता हो इन्हें सरदार की उपाधि भी दी थी वर्दोली की महिलाओं ने, भक्ति बहन, शिखा बहन, ऐसी बहुत सारी महिलाएं थीं वर्दोली सत्याग्रह में, तो इन्हें उन्होंने सरदार की उपाधि भी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी और भारत के पहले उप मुख्यमंत्री के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे आपको बहुत सारे सरदार वल्लभ भाई पटेल से क्वेश्चन याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी। माउंट अन्नपूर्णा ये एक पर्वत चोटी है। माउंट अन्नपूर्णा को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला प्रियंका मोहिते बनी। महाराष्ट्र के सतारा ज़िले से हैं ये प्रियंका मोहिते, और इन्होंने विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा को फतेह कर लिया है, और ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला बन गई हैं, प्रियंका मोहिते। याद रखना। आप सब जानते हो कि दुनिया की जो टॉप 10 चोटियाँ हैं वो हमारे हिमालय में पाई जाती हैं, और ये जो अन्नपूर्णा है ये नेपाल में पाई जाती है। याद रखना। जैसे आपने सुना हो नामचा बरुआ, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, धौलावीरा, अन्नपूर्णा, त्रिशूर और नंगा पर्वत, केटू गार्डवेन आस्टिन, ऐसी ढेर सारी चोटियां हैं जो हिमालय में दुनिया की टॉप 10 ऊंची चोटियों में आती हैं। उन्हीं में से एक है हमारी अन्नपूर्णा, जो विश्व की 10वें नंबर की सबसे ऊँची चोटी है, नेपाल में है। उसको फतेह किया है प्रियंका मोहिते ने। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताइए माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली भारत की कौन सी महिला थी या विश्व की कौन सी महिला थी, तो जापान की जुंको तेबई थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था जुंको तेबई नाम की महिला ने, तो ये भी आपको याद रखना है। हिमालय पर्वत हमारा नवीन वलित पर्वत है, अभी नया पर्वत है। पुराने पर्वतों में तो आरावली है, जिन्हें हम अपशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। याद रखना।
अपशिष्ट पर्वत इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत करोड़ों साल पुराना पर्वत है आरावली, और ये तो हिमालय नवीन पर्वत है, इसीलिए आरावली तो घिस घिस के छोटा हो गया है। उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर 1750 मीटर ऊंची है, और जबकि माउंट एवरेस्ट में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचा है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है। ये चीज़ आपको इसमें याद रखना है। और अगर मैं आपसे कहूँ भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो सिक्किम में अवस्थित है। भारत में अवस्थित सबसे ऊंची चोटी सिक्किम में अवस्थित है, जिसे 8597 मीटर ऊंची है, और इसका नाम है कंचनजंगा। अगर मैं कहूँ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, भारत में अवस्थित नहीं, भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो K2 यानी काराकोरम 2 K2 गार्डवेन ऑस्टिन है, जो 8611 मीटर ऊंची है। ये है भारत में अवस्थित, ये है भारत की सबसे ऊंची चोटी। थोड़ा अंतर है क्योंकि ये जो है ना K2 गार्डवेन ऑस्टिन, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में चली गई है, तो वहाँ पर ये है, इसलिए इसको भारत में अवस्थित नहीं बोल सकते। तो ये दो चोटियाँ भी आप याद रखना भारत से जुड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट करिए, साथ में नोट करते चलना है। भारत के 38वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण को बनाया गया। ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण को बनाया गया। आप सब जानते हो ग्रैंड मास्टर हमारे ज़्यादातर शतरंज खेल में होते हैं। शतरंज खेल में ग्रैंड मास्टर पाए जाते हैं, और शतरंज में हमारे बहुत सारे ग्रैंड पी इंडियन भी भारत के एक बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर रहे हैं अभी तक। तो अब याद रखना कि नए ग्रैंड मास्टर 68वें नंबर के बन गए हैं अर्जुन कल्याण। इन्होंने कोई ना कोई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिताब जीते हैं। अब शतरंज की बात आई है तो शतरंज के बारे में मैं आपको बता दूँ, शतरंज की गवर्निंग बॉडी का नाम है FIDE, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल DHS, ये है FIDE, ये दिस इज़ अ गवर्निंग बॉडी ऑफ चेस। और इसके अलावा याद रखना चेस का जन्म भी भारत से ही हुआ है, शायद आपको पता हो, चौपड़ से चेस बना है जो भारत में ही पैदा हुआ है, ये खेल याद रखना। और अगर मैं कहूँ भारत के चेस के सम्राट कौन है, तो भारत के चेस के सम्राट हैं जिनका नाम है विश्वनाथन आनंद, जिन्हें 1991 में राजीव गांधी पुरस्कार भारत में सबसे पहले मिला था, विश्वनाथन आनंद। और विश्व चेस सम्राट कौन है, तो मैग्नस कार्लसन है। मैग्नस कार्लसन नार्वे देश के हैं, मैग्नस कार्लसन नार्वे देश के हैं, नार्वे के। तो ये है विश्व चेस सम्राट। चेस में 64 खाने होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। कितने खाने होते हैं चेस में? 64 खाने आपके चेस में पाए जाते हैं। फिर विशव होता है, गैम्बिट होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनकी अपने चलने के तरीके होते हैं, तो आप देख लेना उसको। अगला क्वेश्चन आता है, प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए जर्मनी के साथ भारत ने समझौता किया। तो प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश को रोकने के लिए, या प्लास्टिक कचरे को महासागर में प्रवेश से रोकने के लिए जर्मनी के साथ भारत ने समझौता कर लिया। अब कोई भी प्लास्टिक का कचरा भारत के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए हम किससे समझौता करने जा रहे हैं? जर्मनी देश से समझौता करने जा रहे हैं, याद रखना। और वैसे भी आप जानते हो प्लास्टिक किस प्रकार का कचरा होता है। प्लास्टिक जो होता है एक जैव अनिम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है, जो 1000 साल तक ज्यों का त्यों मिट्टी में डला रहता है और जिसका अपघटन नहीं होता है। तो इसी प्रकार का कचरा होता है प्लास्टिक, इसीलिए प्लास्टिक को समुद्र में प्रवेश नहीं कराने देना है, नहीं तो समुद्र में सारे जलीय जंतु जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनका निधन हो जाता है या मर जाते हैं वो। और प्लास्टिक कचरे के प्रवेश से जल का प्रदूषण भी होता है, और जो समुद्री बायोडाइवर्सिटी होती है वो नष्ट होने लगती है, समुद्री जो जैव विविधता होती है वो नष्ट हो जाती है। इसीलिए प्लास्टिक कचरे को समुद्र में प्रवेश करने से रोका जा रहा है जर्मनी के सहयोग से भारत के द्वारा। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा और बता दूं, आप सब जानते हो कि पैसिफिक ओशियन इन द लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड, इन द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड that called is Atlantic Ocean, and the third largest ocean of the world that called is Indo-Ocean, and the fourth largest ocean of the world Arctic Ocean। हम सब जानते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, ऐसे 4 दुनिया के बड़े महासागर होते हैं, बाकी सब सागर हैं। तो ये हमारे महासागरों के बारे में बताया मैंने। अब जर्मनी के बारे में, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, और जर्मनी की जो मुद्रा का नाम है यूरो है, और जर्मनी की जो संसद का नाम है बुंडस्टैग जर्मनी की संसद का नाम है, ये जरूर याद रखना। जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर, जर्मनी के प्रधानमंत्री हैं फ्रैंक वाल्टर स्टेमियर, और जर्मनी की चांसलर है, जर्मनी की चांसलर का जो नाम है, जर्मनी की चांसलर का जो नाम है वो नाम है एंजेला मार्केल, ये ज़रूर याद रखना।
इसका कारण बताता हूँ। ये दुनिया की सबसे पावरफुल महिला है एंजेला मार्केल, द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड एंजेला मार्केल, द मोस्ट पावरफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड एंजेला मार्केल, दुनिया की सबसे पावरफुल महिला एंजेला मार्केल, जो जर्मनी की वर्तमान में चांसलर हैं, जो जर्मनी की वर्तमान में चांसलर हैं। ये भी आपको याद रखना। जर्मनी ही था द्वितीय विश्व युद्ध के होने का कारण, प्रथम विश्व युद्ध होने का कारण, क्योंकि जर्मनी से ही थे, बिलोंग करते थे मुख्य रूप से नेपोलियन बोनापार्टो जो पहले विश्व युद्ध का कारण बने, और जर्मनी के ही थे द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनने वाले एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर भी जर्मनी के ही थे, वहीं पर युद्ध हुआ था, याद रखना। वर्साय की संधि का उल्लंघन किया था जर्मनी ने, तब जाकर द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंगाली कवि शंख घोष का निधन हो गया। बंगाली कवि शंख घोष का निधन हो गया भाई। अब बंगाली कवि शंख घोष का निधन हो गया है तो मैं आपको बताता हूँ। ये बंगाल से बिलोंग करते थे, नाम ही है बंगाली कवि, और इन्हें बंगाल का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था, और इन्हें टैगोर सम्मान भी मिला था। तो कितने सम्मान प्राप्त कर चुके थे बंगाली कवि शंख घोष? ये बहुत सारे अवार्ड प्राप्त कर चुके थे, आपको याद रखना है। बंगाल का साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसके अलावा टैगोर पुरस्कार, इसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार, और ऐसे बहुत सारे अवार्ड इनको मिल चुके थे। अब बंगाल के थे तो बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और कलकत्ता हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, और हुगली में ही बंदरगाह है। हुगली बंदरगाह जो एकमात्र नदीकृत बंदरगाह है, कलकत्ता में ही मिलेगा आपको। और कलकत्ता के पास ही आर्सेनिक की मात्रा गंगा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और यहीं पर आप शायद याद कर लीजिए कि डलहौजी ने यहीं पर बनाया था, जो वहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल है, वो डलहौजी के शासनकाल में ही बना था कलकत्ता में, जो देखने लायक है। हुगली नदी पर एक ब्रिज बना है, इस ब्रिज के बारे में मैं बताता हूँ आपको। हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज एक बात बिना नट बोल्टों वाला है वहाँ पर ब्रिज, अंग्रेज़ों के समय बना हुआ हावड़ा ब्रिज, जो आज विशेष प्रदर्शनी स्थल है। और वहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कौन है? गोरुमारा, जल्दापारा, बक्सा, सिंगलीला, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सुंदरवन नेशनल पार्क आपको यहीं पर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप जानते हो कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट पैदा होता है, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में चाय पैदा होती है, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है चावल, और चावल का नाम है गोविंद भोग। तो पश्चिम बंगाल के चावल का नाम है गोविंद भोग। ऐसा बहुत सारा चीज़ें पश्चिम बंगाल में आपको देखने को मिलेगा। राज्यपाल वहाँ के हैं जगदीप धनखड़, और मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। इतना आप पश्चिम बंगाल में याद रखना। हाल ही में चुनाव भी चल रहे हैं वहाँ पर, देखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इजराइल ने 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 80% तक कम करेगा। तो इजराइल ने ऐसा घोषणा भी कर दिया है कि भाई ग्रीन हाउस गैसें जो निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसों की वजह से होता है ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में, पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल कर धरातल में मिल जाएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा, और फलस्वरूप पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। ये है ग्रीन हाउस इफेक्टिविटी। तो इसीलिए हमें क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना है, और पृथ्वी के तापमान को बढ़ने से रोकना है। इसी वजह से कह रहा है इजराइल कि 2050 तक हम भी 80% तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम कर देंगे। देखिए, शुरुआत में माना जाता था कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो CO2 होती है। शुरुआत में माना जाता था कि ग्रीन हाउस गैस CO2 होती है, परंतु आगे चल के ये घोषणा हुई कि CO2 के अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके अलावा ओजोन, और इसके अलावा जलवाष्प और मीथेन, ये भी गैसें ऐसी होती हैं जो ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका निभाती हैं। मुख्य रूप से आप याद रखना CO2 जो ग्रीन हाउस गैसों की भूमिका निभाती है, याद रखना मुख्य रूप से CO2 होती है। ये क्या होती है? देखो, ये CO2 और जलवाष्प, मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ओजोन, ऐसी ये क्या करती हैं? पृथ्वी के ऊपर ये परत बना लेती हैं, जहाँ से सूर्य का प्रकाश आ तो जाता है पृथ्वी में, वापस नहीं लौट पाता है, जिससे क्या हो जाता है? ये यहाँ पर पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती हैं। इन परतों की वजह से पृथ्वी की गर्मी बढ़ती है। इसे कहते हैं वैश्विक तापायन या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, याद रखना। अब इजराइल ने ऐसा करा है तो मुझे ग्रीन हाउस गैसों से एक बात और याद आ गई कि देखिए, मणिपुर का एक फायांग गांव है जो वास्तव में कार्बन नेगेटिव गांव है, कार्बन नहीं निकलती है शून्य वहाँ पर। और अगर मैं कहूँ, भूटान दुनिया में सबसे कम कार्बन का उत्सर्जन करता है। चलिए, अब आगे आते हैं। इजराइल की राजधानी सब जानते हो, जेरूसलम है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं, और इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। इजराइल की गुप्तचर एजेंसी का नाम मोसाद है। इजराइल की मुद्रा का नाम न्यू शेकल है। और इजराइल हमारे यहाँ शाजापुर में संतरे की खेती कर रहा है।
और सेंटर एक्सीलेंस डिपार्टमेंट की स्थापना भी उसने मेघालय में की है। और ड्रिप वाटर इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, बूंद बूंद करके सिंचाई और फव्वारेदार सिंचाई जो सिस्टम है ना, हमें इजराइल ने ही सिखाया है, ताकि वहाँ इजराइल में पानी की कमी होती है, इस वजह से इजराइल हमें ये सिखाता है, तो हम भी वैसे ही करते हैं। तो ये याद रखना, ड्रिप वाटर इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन, बूंद बूंद करके और फव्वारेदार सिंचाई, ये सब चीज़ें इजराइल से आ जाती हैं एग्जाम में। गौतम बुद्ध की पूजा करते हैं इजराइल के लोग। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और भारत 142 नंबर पर रहा। तो विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा और भारत 142 नंबर पर रहा। तो देखिए मित्रों, इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है फ्रीडम इंडेक्स, यानी हमारे यहाँ मीडिया को कितनी स्वतंत्रता दी गई है। इस मामले में भारत बहुत पीछे है, पिछड़ा है, 142 नंबर पर है टोटल 180 देशों में। अर्थात भारत के यहाँ मीडिया को बहुत ही कम स्वतंत्रता दी जाती है। और देखो प्रथम स्थान पर आ रहा है यहाँ पर नॉर्वे आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं ऐसा लगता है कि भारत में मीडिया को स्वतंत्रता नहीं है। आप जानते हो मीडिया कितनी स्वतंत्र है, कहीं का कहीं कुछ का कुछ जोड़ देती है। आजकल मीडिया सबसे ज़्यादा बर्बाद करे है। कोरोना को भी मीडिया ही फैला के इतना डर दहशत बना दिया है कि लोग मर रहे हैं कोरोना से। मर वैसे कोरोना से नहीं रहे हैं, मर घबरा के रहे हैं। अधिकांश देखा गया 80% से ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। कोरोना हुआ, हार्ट अटैक आ गया। अब मुझे भी देखिए सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, गले में खराश है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मुझे कोरोना है। नहीं समझ, मैं तो जाँच भी नहीं कराया, हालांकि मैं यहीं क्वारंटाइन हूँ घर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना ही है, अब मुझे पकड़ के ले जाएं, वैसे भी मैं हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मौतें ऐसी होती हैं, इसलिए डर फैलाने की कोरोना का बिल्कुल भी किसी को ज़रूरत नहीं है। स्वच्छ रहिए, दूसरे से सोशल डिस्टेंस बनाइए और एक जगह अपने यहाँ क्वारंटाइन हो जाइए कुछ समय के लिए। अगर स्वास्थ्य गड़बड़ है अपने आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देखिए नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा, भारत बहुत पीछे है। कुछ इंडेक्स और मैं आपको, अच्छा मीडिया की स्वतंत्रता मैं आपको बता दूं। आपने भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में 19 का सुना होगा, इसमें है देखिए मीडिया की स्वतंत्रता, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या मीडिया की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के 19 का में है। ये ज़रूर आप याद रखना। मीडिया भारत का चौथा स्तंभ भी कहलाता है, इतना भी याद रखना। अभी फायर पावर इंडेक्स में भारत 6वें स्थान पर रहा, अमेरिका प्रथम स्थान पर रहा। इसके अलावा कुछ चीज़ें और बताता हूँ, जैसे भ्रष्टाचार इंडेक्स में भारत 86वें स्थान पर रहा, और इसके अलावा कोरोना इंडेक्स में भी भारत 86वें स्थान पर रहा। लोकतंत्र इंडेक्स में भारत 43वें नंबर पर रहा। इस प्रकार कुछ इंडेक्स याद रखना। फीफा इंडेक्स यानी फुटबॉल इंडेक्स में भारत 104 नंबर पर रहा, बेल्जियम टॉप पर रहा। ये कुछ इंडेक्स भी आपको याद रखने हैं, ठीक। चलिए, झारखंड ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करी। देखिए झारखंड ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करी कोविड-19 से बचने के लिए। तो देखिए झारखंड में देखिए कोविड-19 फैल रहा है, झारखंड ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा करी कोविड-19 से बचने के लिए। तो भाई कोविड-19 का प्रकोप बढ़ रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं, और लोगों के संक्रमण को देखते हुए झारखंड ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा कर दी है। देखो अब कोई लॉकडाउन शब्द नहीं ले रहा है, मैं आपको बता दूँ। कोई भी सरकार हो, जैसे अभी कल ही हमने पढ़ा कि राजस्थान की सरकार ने अनुशासन पखवाड़ा चालू करा। वास्तव में है ये एक प्रकार का लॉकडाउन, जिसमें इमरजेंसी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इसी प्रकार ये देखिए सप्ताह, एक सप्ताह तक झारखंड बंद हो रहा है कोरोना के प्रकोप को बढ़ते हुए, लेकिन लॉकडाउन शब्द नहीं आ रहा। वैसे भी जनता प्रताड़ित है लॉकडाउन जैसे शब्द से, तो ये भी आप याद रखना। तो यहाँ शब्द दूसरा है, हालांकि है ये वही, बंद का एक प्रकार से समर्थन। झारखंड की राजधानी रांची है, महेंद्र सिंह धोनी भी वहीं झारखंड की रांची से। रांची में एक चीज़ है धनबाद, जिसे कहा जाता है द कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का कोयला राजधानी क्षेत्र कहा जाता है झारखंड। और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड में 3 राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपको पालमू, दूसरा दलामा और तीसरा हजारीबाग। पालमू, दालमा और हजारीबाग, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको झारखंड में ही देखने को मिलेंगे। और झारखंड आपको याद रखना है बिहार से अलग होकर बना था सन 2000 में। बिहार से अलग होकर झारखंड बना था सन 2000 में, ये भी याद रखना। और झारखंड में एक दक्षिण कोयल नदी है, उस पर मंडल बांध बना हुआ है। दक्षिण कोयल नदी पर मंडल बांध बना है, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है,
दक्षिण कोयल नदी पर मंडल बांध बना है। और झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, इसे भारत का रूर कहते हैं, रूर। वैसे रूर पोलैंड में है कोयला क्षेत्र, उसी प्रकार भारत का रूर कहा जाता है किसको? झारखंड के छोटा नागपुर को, पठार को। इतना सारा आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आते हैं, देखिए क्वेश्चन नोट करते चला करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ शेयर ज़रूर कर देना, तो मित्रों को पता चलेगा तो उनको भी फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, सबका हित सोचिए, अपना भर हित सोचोगे तो नकारात्मकता बढ़ेगी आपके अंदर। सबको साथ में लेकर चलेंगे तो आपका भी लाभ होगा। तो आज हम देखते हैं अगला 9वां क्वेश्चन। खनन फर्म ने MSME के लिए सभी साथी नामक कार्यक्रम शुरू करा। तो एक खनन फर्म चलती है जो भारत में खदानों माइनिंग को कंट्रोल में लेती है। माइनिंग को कंट्रोल करने वाली संस्था है खनन फर्म। उसने MSME को बढ़ावा देने के लिए साथी नामक कार्यक्रम शुरू करा है। तो पहले तो आप याद कर लीजिए कि ये साथी नामक कार्यक्रम करेगा क्या? ये ई-कॉमर्स को बढ़ावा देगा और ऑनलाइन चीज़ों को बेचने में मदद करेगा। ई-कॉमर्स यानी ऑनलाइन शॉपिंग कराएगा। इससे क्या होगा? तेज़ी से वो क्षेत्र में चीज़ें बेचने लगेंगी। MSME को बढ़ावा देना है। MSME मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ कुटीर लघु उद्योग की ये संस्था है और इसके वर्तमान मंत्री हैं नितिन गडकरी। ये भी आप याद रखना। एक साथी नामक कार्यक्रम शुरू करा है ताकि ई-कॉमर्स को बढ़ावा मिल जाए। माइनिंग अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे देश में कई प्रकार की माइनिंग्स होती हैं, कई प्रकार की खदानें होती हैं। तो एक आध खदानों की चर्चा मैं करता हूं, जैसे छत्तीसगढ़ की वेलाडीला खदान लोहा और कोयला मोस्टली कोयले के लिए चर्चित है। और तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट लिमिटेड, ये लिग्नाइट कोयले के लिए चर्चित है। कर्नाटक की कोलार हट्टी खदान है, ये सोने के लिए चर्चित हैं। कर्नाटक की कोलार हट्टी खदान और मध्य प्रदेश की सिंगरौली खदान, ये किस लिए चर्चित है? ये चर्चित है कोयले की। दुनिया की दूसरी सबसे मोटी कोयले की परत, 136 मीटर मोटी कोयले की परत हमारे सिंगरौली में ही मिलती है। और भारवेली खदान तांबे की खदान है। मलाजखंड खदान तांबे की खदान है। भारवेली मैग्नीज की खदान है। और भारवेली और मलाजखंड दोनों तांबे और जो मैग्नीज की खदानें हैं वो बालाघाट में है। तो ये भी आप याद रखना खदानों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, RBI के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन का निधन हो गया भाई कोविड-19 से। तो देखिए RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर M नरसिम्हन का निधन हुआ है कोविड-19 से। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ कि देखिए RBI जो है वो गवर्नर थे M नरसिम्हन, पूर्व गवर्नर थे, उनका निधन हो गया है। हालांकि वर्तमान में 25वें नंबर के जो गवर्नर बने हैं वो शक्तिकांत दास बने हैं। ये आपको क्वेश्चन याद करना है, शक्तिकांत दास बने हैं, ये हमारे 25वें नंबर के गवर्नर हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंकों का बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसे बैंकों का पिता भी कह सकते हो RBI को। और भारत में मुद्रा छापने का काम भी RBI करता है। सालवानी, मैसूर, हैदराबाद, नासिक, पूना और देवास, ऐसे 6 जगह ये मुद्रा छापने का काम करता है, करेंसी छापने का काम करता है। हमारे मध्य प्रदेश के देवास में भी छापता है RBI। इसके अलावा RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और अंग्रेज ने की थी। सर ऑसबोर्न स्मिथ के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को सर ऑसबोर्न स्मिथ ने स्थापना की थी और हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर इसकी स्थापना की थी। जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये हर जगह कार्य करता है। ये भी आपको, जम्मू कश्मीर में RBI कार्य नहीं करता, बाकी हर जगह RBI हमारा कार्य करता है। और इसके लोगों में पाम का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर बना हुआ है इसके लोगों में। फिलहाल में इसने अपना टैगलाइन भी जारी किया है, नगदी दिव्य है और डिजिटल भव्य है। ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये भी आप याद रखना। हाँ, आज़ादी के समय इसके अध्यक्ष CD देशमुख थे, जॉन मथाई रहे आज़ादी के बाद। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं तो शक्तिकांत दास है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना इसके बारे में याद रखना। विदेशी मुद्रा को भी नियंत्रण में यही लेता है। और जितनी भी दरें होती हैं, चाहे रेपो रेट हो, चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे SLR हो, चाहे लिक्विडिटी कैश रेपो हो, चाहे मार्जिन स्टैंडिकल फैसिलिटी हो, ये सारी जो ब्याज दरें होती, बैंक रेट हो, ये सब RBI ही पूरी प्रकार की दरों को बैंकों से नियंत्रित करता है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्यूबा, आज 11 क्वेश्चन हो गए हैं। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल बने। मिगेल डियाज कैनेल बने क्यूबा के नए राष्ट्रपति, ये याद रखना। क्यूबा आप जानते हो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक छोटा सा देश है क्यूबा। इसकी राजधानी हवाना है, मुद्रा पीसो है और राष्ट्रपति इसके मिगेल डियाज कैनेल बने हैं, याद रखना। और क्यूबा को कहा जाता है द शुगर ऑफ बाउल, याद रखना। अच्छा, एक आध क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ,
जो आपको बताना है, इसको तो कहते हैं द शुगर ऑफ बाउल। आपको बताना है सब सर्वाधिक केला कहाँ उत्पादित होता है। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखकर बताएं कि सर्वाधिक केला दुनिया में कहाँ पैदा होता है। और दूसरा क्वेश्चन आपको लिखकर ये बताना है कि भारत में सर्वाधिक केला कहाँ पैदा होता है। मस्का पैराडिस्का केले का वैज्ञानिक नाम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा केला कहाँ पैदा होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा केला कहाँ पैदा होता है। अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको ये क्वेश्चन अंत में आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि केला भारत में और विश्व में कहाँ कहाँ होता है। तो मिलते हैं आप लोगों से कल 23 अप्रैल के करंट के साथ। ज़रूर देखना ना भूलें, रेगुलर आएँ और रेगुलर देखें, आपको ये करंट हर रोज़ का रोज़ मिलता जाएगा। ठीक है, रेगुलर आपको आना है। मैं शेयर करूँ या ना करूँ, आप देखते सर्च करना RDS हॉटस्पॉट चैनल में, तो आपको ये करंट रोज़ का रोज़ मिलता जाएगा। मैं रेगुलर डालता हूँ। ठीक है, नमस्कार।